नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों सदन के एनडीए के विधायक मौजूद हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान बैठक में मौजूद है। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र, जिसको लेकर तमाम बैठकों का दौर एक तरह से चल गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा मसा जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसके पहले बैठकों का दौर एक के बाद एक सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अब बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक फिलहाल जारी है, क्या कुछ मुद्दे? देखिए, आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही लखनऊ के लोक भवन में विधानमंडल दल की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी बैठक शुरू हुई है। सभी विधायक वहां पे पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे मौजूद है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सबसे थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे, जिस तरीके से आपको आगे की रणनीति बनानी है, किस तरीके से विधान जो सभा जो सत्र चलेगा, जो बजट सत्र होगा, उसमें किस तरीके से जो विपक्ष है जिस तरह से वो हमलावार होगा, क्योंकि उसने अपने तेवर पहले दिखा दी, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, महिला सुरक्षा को लेके हो, रोजगार को लेके हो, कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई। क्योंकि चुनावी वर्ष है और अपनी अपनी हर जो पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, जनता के सामने अपनी छवि दिखाने की कोशिश करेगी कि हम जनता के साथ हैं। उसी कड़ी में किस तरीके से अब आपको अपने आप को मजबूत दिखाना है, सरकार की जो नीतियां हैं उस पर कैसे अमल हो रहा है, कैसे डबल इंजन की सरकारें हैं, योगी मोदी की जो सरकारें हैं उसका जो अंत्योदय तक ये जो फायदे हैं वो कैसे पहुंचा जा रहे हैं, इन पे चर्चा पे ध्यान देना है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है, किसी विधायकों को ऐसी कोई अपनी टिप्पणी नहीं करनी है सदन के अंदर जो कि आगे चल के कष्ट किसी बात का कारण बने। और ऐसे तमाम उन चीजों से बचने की भी कोशिश करनी है कि आपको विपक्ष के किसी भी हमलावर में होके कहीं अपना आपा नहीं खोना है। मनीष, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बजट काफी अहम भूमिका निभाएगा आगामी चुनाव को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में, तो किस तरह से कयास आम जनता लगाए, क्या क्या इसमें जनता के लिए महत्वपूर्ण चीज हो सकती है? बेरोजगारी, महंगाई का भी क्या इसमें जिक्र होगा? और खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं से जुड़े हुए क्या कुछ मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि केंद्र ने अपना बजट पेश किया था, उसमें भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए कहीं ना कहीं बातें रखी गई थी। मोटे अनाज को लेके जो चीजें थी उसको लेके रखी गई थी। और उत्तर प्रदेश क्योंकि एक किसान के वो है, किसान से ज्यादा यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा तादाद में है। महिलाओं को लेके इसमें हो सकता है, युवाओं को जिस तरीके से जीआईएस हुआ है 23, उसके बाद जितने निवेशक आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो ऐलान किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात होगी। तो इस बजट में कहीं ना कहीं जरूर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी केंद्र सरकार को मजबूती देना है बजट होगा कि हमने भी अपनी तरफ से जो प्रदेश की तरफ से जो बजट हुआ है उसमें भी महिलाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, नए निवेशकों के लिए, नए रोजगार के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों की बात करेंगे, उनके जो बकाया मूल्य है, गन्ना मूल्य है, नई जो उनकी एमएसपी है, उसको लेके भी इसमें जरूर कोई ना कोई प्रावधान देने की बात होगी। क्योंकि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से आपने ऋतु बताया था कि चुनाव वर्ष का इसमें ध्यान रखा जाएगा, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है किसी भी भारत के देश के चुनाव के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद सुन के आते हैं, तमाम मिनिस्टर से जो यहाँ से सांसद आते हैं, तो कहीं ना कहीं निगाहें सबकी उत्तर प्रदेश के बजट पे जरूर रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की विधायी विधिका डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान डिजिटल गैलरी में उत्तर प्रदेश की संस्कृति और भौगोलिक धरोहरों के अलावा विधानसभा के दोनों सदनों से जुड़ी जानकारी और कार्यवाही के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। विधान भवन के गेट नंबर 1 के पास इस डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विधायक रघुराज प्रताप सिंह समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के डिजिटल गैलरी का भी उद्घाटन हुआ है। देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है वह इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से लखनऊ आने वाले सभी अतिथियों के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और खबर बागपत से है, जहां योगी सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। वहीं अब्दुल्ला आजम पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानपुर प्रकरण के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे कहीं पर भी, दूसरी बात, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है और अच्छी सफलता प्राप्त कर रही है। कानपुर हत्याकांड में विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर निशान लगा रहे हैं। कानपुर हत्याकांड पर ये देखने को पड़ रहा है। क्योंकि जांच का विषय है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है। कहीं पर भी कोई घटना होगी तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हमारी सरकार के माध्यम से की जाती है। आजम खां के लड़के अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वे टारगेट बना रहे हैं भाजपा सरकार। लेकिन जो कानून का उल्लंघन करेगा, वो चाहे पक्ष का होगा या सत्ता पक्ष का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये एहसास कराया हमारी सरकार के माध्यम से। तो इससे कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इससे कहीं पर भी, दूसरी बात, कोई भी चुनाव हो, उस वहीं लखनऊ से अब खबर, जहां थानेदारों विवेचकों के लिए डीजीपी का सख्त निर्देश। महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाना पड़ेगा भारी, होगी कड़ी कार्रवाई। बगैर पुख्ता सबूतों के न की जाए गिरफ्तारी। डीजीपी का ये बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से किया जाए पालन। डीजीपी ने ये बड़े निर्देश दिए हैं। बगैर पुख्ता सबूतों के न की जाए गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। थानेदारों विवेचकों के लिए डीजीपी का ये सख्त निर्देश। खासतौर पर महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाना भारी पड़ेगा। कड़ी कार्रवाई होगी। बगैर पुख्ता सबूत के कोई गिरफ्तारी ना हो। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। खबर गाजियाबाद से है, जहां नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल के लिए जुट गई है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आत्महत्या की सूचना पाकर पुलिस तुरंत कार्रवाई के लिए वहां पहुंची। फिलहाल नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाई।
उसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्रातः 10 बजे थाना इंदिरापुरम पर एक सूचना प्राप्त होती है कि सेक्टर 3 में रहने वाली एक 15 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लिया जाता है। बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। साथ ही एक हमें पत्र भी प्राप्त हुआ है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है और इनके आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सारे एंगलों पर जांच कर रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गोंडा के करनैलगंज के जगदीशपुर में दबंगों की दबंगई सामने आई है। बस चालक की दबंगों ने पिटाई की है। युवक को ठोकर लगने पर पिटाई की गई। बस का पीछा करते हुए दबंगों ने बस रोकी और चालक को बस से उतारकर पीटा। घायल बस चालक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है और इस पूरे मामले में युवक को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोंडा से ये खबर जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। बस चालक को दबंगों ने जमकर पीटा है और ये तस्वीरें गोंडा से जहां पुलिस अधिकारी अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। अवस्थी नाम है, बस कंडक्टर है। 41 की 0151 बाराबंकी डिपो की गाड़ी है। लखनऊ से हम लोग गोंडा बलरामपुर जा रहे थे। भगड़वा चौराहा निकल के एक मोड़ आया, वहाँ पे एक आदमी दुकान पे था, वो निकला, वो गाड़ी टच हो गई, ट्रक आ गई, रास्ता जिससे बंद हो गया तो ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी। ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी, बाएं जगह ना होने के कारण वो सीधी करने लगा, जिससे वो आदमी आ गया, उससे टक्कर हो गई, गाड़ी वहाँ से निकल आई। उसके बाद करनैलगंज रेलवे स्टेशन वाली जो क्रॉसिंग है उस जगह पे पीछे से बाइक सवार कुछ लोग आए, ड्राइवर को उतार के कस के जम के मारने लगे, जिससे ड्राइवर को चोटें आई हैं काफ़ी। तो ड्राइवर को कहीं लेके गए दवा कराने के लिए? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज। बस में जो सवारी थी उसको क्या किया? उनको दूसरी बस पे ट्रांसफ़र कर दिया। लखनऊ से खबर जहां आर्मी में तैनात सिपाही की पत्नी ने खुद को आग लगाई है। शाहनूर कॉलोनी में महिला ने खुद को आग लगाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग से झुलसने से महिला की मौत हो गई है। रेणु कुमारी नामक महिला ने आग लगाकर जान दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के शाहनूर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रेणु कुमारी नामक महिला ने आग लगाकर खुद की जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। और ये बड़ी खबर आर्मी में तैनात सिपाही की पत्नी ने खुद को आग लगा ली और इस हादसे में उसकी मौत हो गई है। शाहनूर कॉलोनी में महिला ने खुद को आग लगाई। वहीं गोरखपुर में भजन गायक अनूप जलोटा पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी योगी की जोड़ी राम लखन की जोड़ी है। साथ ही आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अनूप जलोटा जी मौजूद हैं गोरखपुर में, योग स्थली गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर। हम इनसे बात करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे गौरव को बचाने की मुहिम जो आपने छेड़ी है। नहीं, बचाना नहीं है, देश में है, देश में है। प्रगति किस तरह की आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम? हमारे यहाँ संस्कृति अध्यात्म सब बहुत अच्छी तरह विकसित है, लेकिन उसको और विकसित करना है, घर घर पहुँचाना है। वो इसी तरह होगा कि देश के शहरों की प्रतिभाओं को सामने लाएं। 21 कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, उसमें आज पहला है। 21 प्रतिभाओं को हम प्रस्तुत करेंगे। आज आपके शहर की 10 प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। तो ये सब करने से एक आत्मशक्ति पैदा होती है, विश्वास जागृत होता है और लोगों को अच्छा कुछ करने की प्रबल शक्ति मिलती है। खासतौर से योग स्थली गोरखनाथ की धरती है ये, और यहाँ से आप एक तरह का संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि अपने आप को किस तरह से संजो करके रखें, जो कि समाज में जो आकृतियाँ पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर कूद के भरती जा रही है वो दूर हो।
पश्चिमी सभ्यता बुरी सभ्यता नहीं है, उसका गलत प्रयोग बुरा है। पश्चिम ने हमको इतने अच्छे म्यूजिक की ट्यून्स दी हैं, बहुत कुछ दिया है, संगीत के कितने अच्छे साज दिए हैं, पियानो अकॉर्डियन वहाँ से आया है, सैक्सोफोन वहाँ से आया है, वायलिन वहाँ से आया है, लेकिन हमारा कमाल ये है कि हम उसको इंडियन बना लेते हैं और अब उस पर हम क्लासिकल राग बजाना शुरू कर देते हैं। यही तो हमारी विशेषता है। तो पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस उसका बुरा प्रयोग ना हो। खास तौर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ किस रूप में आप देखते हैं? मुझे तो मोदी जी और योगी जी को जब देखता हूँ तो राम लक्ष्मण की जोड़ी नजर आती है। अभी आपने देखा अनूप जलोटा जी ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार राम लक्ष्मण की जोड़ी नजर आती है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर। वहीं आगरा से अब खबर, जहां झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को ताज महोत्सव में नहीं मिलेगा मंच। यूपी पर्यटन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के एक्टिविस्ट के अनुरोध को किया है रद्द। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को दिखा दिया गया है ठेंगा, और ये बिना प्रतिभा देखे मंच पर जगह देने से साफ इनकार कर दिया गया है। एक्टिविस्ट ने सीएम संस्कृति मंत्री, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से शिकायत की है। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है आगरा में ताज महोत्सव, और ताज महोत्सव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर सवालिया निशान खड़े किए गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कड़े तौर पर ठेंगा दिखाया गया है। झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को ताज महोत्सव में मंच नहीं दिया जाएगा। यूपी पर्यटन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के एक्टिविस्ट के अनुरोध को अब रद्द कर दिया है। बिना प्रतिभा देखे मंच पर जगह देने से साफ इनकार कर दिया है। ताज महोत्सव से जुड़ी बड़ी खबर, झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को ताज महोत्सव में कोई मंच नहीं दिया जाएगा। एक्टिविस्ट के अनुरोध को रद्द कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोरों शोरों से लगाया जाता है और आगरा से ये मामला, जहां अब जॉइंट डायरेक्टर ने जो एक्टिविस्ट है उनके अनुरोध को रद्द कर दिया गया है, झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को कोई मंच नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार जहां झोपड़ी और झुग्गी वाले जो बच्चे होते हैं, एक गरीब तबके के बच्चे होते हैं, इन लोगों की इच्छा भी होती है कि हम अपने मंच पर कार्यक्रम करें, हम लोग भी आगे बढ़े, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतु ये है, इन बच्चों के लिए मंच नहीं दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मेरठ में मामला हुआ था, उसमें भी गरीब बच्चों को जो जहाँ एक्टिविस्ट थे नरेश पारस, वो लेके गए थे उन बच्चों को, वहां पर भी मंच नहीं दिया गया। उन बच्चों की स्थिति ये थी ऋतु, उन बच्चों पर बिल्कुल चप्पल तक नहीं थी, उसके बाद वहाँ परमिशन नहीं दी गई, जैसे तैसे वहाँ पर उस गरीब बच्चे को मंच दिया गया। उसके बाद सबसे खुशी की बात यह है कि उस बच्चे ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबसे पहला विनर वही रहा। तो यहाँ पर भी बच्चे इस तरह, ये जो नरेश पारस जी हैं यहाँ पर आगरा में गरीब बच्चों और जो विश्वास जो देते हैं उन बच्चों के लिए लगातार काम करते हैं, उन बच्चों के लिए लगातार, चाहे उन्हें सरकारी योजना से बात करें या सरकारी शिक्षा से बात करें, तो तमाम ऐसी योजनाएं उनसे लाभान्वित कराने का काम करते हैं। यहाँ पर भी ताज महोत्सव में गरीब बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर इन्होंने कृष्णा, क्योंकि एक्टिविस्ट ने सीएम और संस्कृति मंत्री, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इसकी शिकायत भी की है, क्या माना जाए कि आगे ताज महोत्सव में इन झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को कोई मौका दिया जा सकता है क्या इस शिकायत के बाद? बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार जो एक्टिविस्ट है नरेश पारस, जो लगातार तमाम ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने, क्योंकि संक्षिप्त में बताना बहुत काफी समय लगेगा, लेकिन इनके जो कार्यकाल, इनके कार्य की बात करें तो इन्होंने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से बातचीत की है, तो निश्चित तौर से माना जा रहा है कि इन्हें गरीब बच्चों को मंच जरूर साझा किया जाएगा और निश्चित तौर से ये बच्चे भी उस पार्टिसिपेट के विनर माने जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कृष्णा।
आगरा से खबर, जहां झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं को अब मंच नहीं दिया जाएगा। ताज महोत्सव में सीधे तौर पर एक्टिविस्ट की अनुरोध को रद्द कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सीधे तौर पर ये ठेंगा दिखाता हुआ मामला आगरा से, जहां ताज महोत्सव में अब इन मासूम बच्चों को मंच नहीं दिया जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों के ये बच्चे, इन बालिकाओं को कोई मंच देने की बात इस पर साफ नहीं हो पाई है और इस अनुरोध को भी अब सीधे तौर पर रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत जरूर एक्टिविस्ट ने की है। अब देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे क्या इस मामले पर लिया जाता है फैसला। बिना प्रतिभा देखे मंच पर जगह देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। और बलिया से अब खबर, जहां सड़क बनाने के नाम पर घोटालेबाजी की जा रही है। स्पेशल रिपेयर वर्क के लिए 60 लाख रुपए आवंटित किए गए। पैसे का खाना पूर्ति कर डकारने में जुटे हैं ठेकेदार और अधिकारी। आपको बता दें कि खराब सड़क निर्माण पर बोलने से कतरा रहे हैं अधिकारी। NH 31 से महरेव गांव तक 3 किलोमीटर तक सड़क का हो रहा मरम्मत कार्य, जिसमें की घोटालेबाजी देखी गई है। खराब पदार्थ लेकर यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है निर्माण में। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बलिया द्वारा सड़क का निर्माण हो रहा है। और रामपुर से अब खबर, जहां अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का ऐलान सामने आया है। रामपुर में आजम खान के नाम पर हर पत्थर तोड़ देंगे। अखिलेश और आजम के नाम का एक शिलापट तोड़ा गया। और ये बड़ी खबर रामपुर से, जहां अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का सीधे तौर पर ऐलान है। अखिलेश और आजम के नाम का एक शिलापट तोड़ा गया। शिलापट तोड़कर, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्योंकि रामपुर से ये प्रकरण, जहां अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का ये सीधे तौर पर ऐलान है कि रामपुर में आजम खान के नाम का हर एक पत्थर तोड़ देंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहद खान है, जिस तरह से आज अखिलेश यादव और आजम खान के शिलापट पर हथौड़ा चलाया है, ये अपने आप में एक विरोध करने का एक अलग तरीका और अनोखा साबित हुआ है। क्योंकि जिस तरह से आजम खान उपचुनाव में हारे हैं और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से सजा होने के बाद विधायकी रद्द करा चुके हैं, तो उसके बाद में आजम खान के लिए लोगों का जो विरोध है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो उनके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब मुखर हो रहे हैं और विरोध के नए नए तरीके अपना रहे हैं। जिस तरह से मुस्लिम महासंघ ने ये हथौड़ा चलाने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव के नाम का शिलापट तोड़ा है, तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है इसी दौरान कि वो पूरे शहर में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर ऐसे शिलापट को तोड़ेंगे जहां पर आजम खान का नाम लिखा है या फिर जो अखिलेश यादव हैं उनका नाम लिखा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना हुई है रामपुर में। जिस रामपुर के अंदर आजम खान की मर्जी के खिलाफ जो पत्ता नहीं हिलता था, आज वहां उनका शिलापट तोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और एक आजम खान का जो परिवार ठीक है फहीम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फहीम। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।